अस्सलाम वालेकुम। स्पीक विद नॉलेज चैनल पे आपको खुशामदीद। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम इससे पहले करंट अफेयर्स को हमने स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको सीएसएस के करंट अफेयर्स के पेपर में बिल्कुल एक अलग तरीके से एक एनालिसिस करके दिया और आपको बताया कि आपने किस तरीके से जब अपने पेपर्स की तैयारी शुरू करनी होती है तो आपने हर पेपर से पहले कम से कम एक दफ़ा बैठ के एक दो दिन उसके ऊपर लगाने होते हैं कि आपको पता चल जाए कि आपका सब सिलेबस है क्या, करिकुलम क्या है। आपने एक एनालिसिस करना होता है, आपने स्मार्ट वर्क बाद में करना होता है। उससे उसके लिए आपने पहले बैठ के एक पूरी प्लानिंग करनी होती है। उसी के लिए आपको एक तरीका बताया गया कि आपने किस किस तरीके से चीज़ों को किस एंगल से देखना होता है। आपने एक एक टॉपिक के जो दो तीन तीन चार डायमेंशंस बन रही होती हैं, आप उससे रिलेटेड जो है अपने आप को तैयार करते हैं। हमने पहले पार्ट में बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया, उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास जो बकाया रहते हैं कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ एक दो नए सवाल भी हैं जो कि अब करंट अफेयर्स में वो यानी कि इसके सिलेबस के अंदर जो है वो इंक्लूड हो गए हैं, तो हम उसकी तरफ भी थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ आते हैं। अगर हम इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखें तो इनमें सिलेबस में हमारे पास सार्क है, ठीक है। सार्क और ओआईसी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, आपके सिलेबस में अगर करंट अफेयर्स में एक चीज़ नहीं है लेकिन वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में है तो ये सिलेबस समझे कि एक जैसा ही है। वो पेपर में उठा के फिर भी कुछ चीज़ें दे देता है। अगर वो करंट अफेयर की चीज़ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ की चीज़ उस पेपर में आ जाएगी। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। इवन यहाँ पे आपको कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स मिलेंगे, ट्रेडिशनल टॉपिक्स के अंदर भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। आपने कभी भी ये नहीं समझना कि ये हमारा पेपर तो करंट अफेयर्स का था, ये तो टॉपिक बनता नहीं है तो यहाँ पर क्यों आ गया। तो वो सम टाइम वहाँ का टॉपिक इधर दे देता होता है। इसमें साक की अगर बात करें तो साक किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि साक जो है अभी तक इनफेक्टिव रही है। जैसा कि ओआईसी के बारे में हम बात करते हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ 57 कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी पीएमएस में तो सवाल ऐसे भी आया है, दो तीन दफ़ा सवाल भी आया है, लेकिन सीएसएस में कोई डायरेक्ट तरीके से जो है उसने इसको डिस्कस नहीं किया इस्लामियात के अलावा। अगर सार्क की बात की जाए तो सार्क जो है वो अभी तक इनफेक्टिव क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक एक मोनोपोली चल रही है। इंडिया जो है वो अपनी हजमनी चाहता है यहाँ पर। उसकी वजह से क्या करता है, वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरह की बनाई है उसने, लेकिन अब देखने में यही आया कि वो खुद एक किस्म का तनहा हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने भी उसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी सवाल होता है आपने उसको इस एंगल से तैयार करना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कंट्रीज़ कौन से। अब अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान ने सबसे एंड पे इसको सार्क को ज्वाइन किया था। तो सार्क जो है वो अगर किसी वजह से इंपॉर्टेंट है, अगर तो ये हो जाती है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान में ये होगी। एक टाइम आया था जब पाकिस्तान में होनी थी, उससे पहले जो है पुलवामा अटैक हो गया था इंडिया में। तो उसके बाद जो है इंडिया ने बाइकआउट कर दिया, बांग्लादेश ने किया और एक दो कंट्रीज़ ने किया, जिसकी वजह से ये दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी सही हालत में नहीं रही। फिर उसके बाद जब कोरोना आया है तो उसके बाद एक लाइव सेशन हुआ इसका, लेकिन अब जो इसकी समिट होनी थी पाकिस्तान में, उसके बारे में अभी तक कोई ख़बर नहीं है कि वो होती भी है कि नहीं। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि अगर ये हो जाती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आने वाले एक साल के लिए, अगले पेपर के लिए। इसके अलावा हमारे पास अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एससीओ है। एससीओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इसको ज्वाइन किया है 2017 में 9 जून को। और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है सारी उसको देखा जाए तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सारे इसके मेंबर हैं। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया और इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनकी वजह से ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। और अब जो अफ़गानिस्तान वाली जो सिचुएशन है और उसके बाद जो अब सी पैक का जो है वो एक रूट अगर अफ़गानिस्तान को मिल जाता है तो उस पर्सपेक्टिव में एक रीजनल कनेक्टिविटी से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। और इस प्लेटफॉर्म को डिफरेंट वेज़ में डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिस्कस किया जा सकता है या इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देंगे और इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है जब भी इसको तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास यूएनओ के बारे में सवाल आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है पूरी दुनिया में, या वो फेल क्यों हो रही है, या उसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं, वो किस तरीके से काम कर रही है, अभी तक सही तरह से ऑपरेशनल नहीं है, ये इनइफेक्टिव क्यों है अगर देखा जाए तो।
इस इतनी ज़्यादा भी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं वो इसको कुछ भी नहीं समझती, वो इसको फंडिंग देती हैं तो वो फिर अपनी मनमानी करती हैं। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाए, या अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में होने वाले ऑपरेशंस को या जो ब्रूटलिटीज़ जो हैं अगर इंडिया की देखें, इसराइल की देखें, तो वहाँ पर ही उसको रोकने में नाकाम हो गई है। तो इस एंगल से इस चीज़ों को आपने तैयार करना होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर करंट अफेयर्स में ये एक दफ़ा सवाल आया है, तो एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस पे कम अज़ कम एक या दो दफ़ा मेरे ख्याल से यूएनओ से रिलेटेड ऐसे भी आ चुका है। तो आपने इस मतलब टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने ट्रेडिशनल टॉपिक्स की तरफ। ट्रेडिशनल टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वही टॉपिक हैं जो हमारे डोमेस्टिक टॉपिक कंसिडर होंगे, और इन टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेररिज्म को। टेररिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले भी बताया था कि ये बेशक अफ़गानिस्तान से यहाँ से इनका इनखला हो गया है, अमेरिका चला गया यहाँ से, लेकिन ये टॉपिक अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इसकी कुछ एंगल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस टॉपिक में डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 2010 के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये सवाल डिस्कस किया गया है। इसको डिफरेंट इसके सब टॉपिक्स के साथ इसको मतलब पेपर में दिया गया, आपने उस हिसाब से इसको देखा भी है। अब करना इसमें क्या है, हमने इसमें जो सबसे मेन चीज़ है जो हमारे लिए करने वाली, वो ये है कि हम इसमें ये चीज़ नोट कर लें कि जो पेपर्स में टॉपिक्स उसने डिफरेंट वे से दिए हुए हैं वो कौन कौन से, और आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई टॉपिक है, डोमेस्टिक इशू है कोई, आपने सबसे पहले उसकी रीज़न फाइंड करने की कोशिश करनी है कि उसके पीछे मेजर रीजंस क्या हो सकती हैं। फिर उसके बाद आपने इम्पैक्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता होने चाहिए, और उसके बाद आपने सजेस्टिव मेजर्स देने होते हैं। आपसे वो सोल्यूशन पूछता है। असल में सीएसएस है क्या? सीएसएस असल में दो ही चीज़ें हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में वो ये पूछ लेता है कि ये टॉपिक या ये मसला है क्यों, यह है कैसे, और दूसरी बात वो पूछता है इसका हल बताएं आप। ये हल बता के और मसला बता के लोग सीएसएस कट जाते हैं और सीएस पे ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन मेनली क्या होता है इन डोमेस्टिक इश्यूज़ में या नॉर्मली जो इश्यूज़ हैं उनमें यही चीज़ पूछी जाती है कि मसला क्या है, उसका आप हल बताएं। आपने हल ही बताना होता है उसमें। अब टेररिज्म की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया कि कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेज, आपको इम्पैक्ट्स वगैरह, आपको इसके सजेशंस पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान की पॉलिसी थी। मैंने पहले ही बात की थी कि अफ़गानिस्तान को लेके पाकिस्तान और अमेरिका का जो है वो रिलेशन टोटली बेस कर रहा था। अब आगे किस तरह चलते हैं ये आने वाली ही टाइम बताएगा, लेकिन इसको अगर देखा जाए इस टॉपिक को, तो इसमें दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत ज़्यादा अरूज पे आ गया, ठीक है, जब 2014 में आपको याद होगा जब एक स्कूल पे अटैक हुआ था पिशावर में, उसके बाद तो जो है ना वो बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो गया। पाकिस्तान ने मतलब एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाई, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान 20 पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए, उसमें कुछ सजेस्टिव मेजर्स दिए गए। वहाँ पे उसकी वो कितना इफेक्टिव रहा, कितना नहीं रहा, उस पॉलिसी के बारे में बार बार सवाल आता रहा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ मैं पीछे कि हमारे पास हाइब्रिड वार के बारे में भी एक मतलब सवाल आया। तो ये डायमेंशन उसकी हैं, टेररिज्म की ही हैं, लेकिन देख लें आपको कि क्वेश्चन किस किस एंगल से वो कैसे कैसे पेपर में देता है। तो आपने जब इस क्वेश्चन को तैयार करना है तो आपने इन्हीं चीज़ों को देखना है कि हाइब्रिड वार जो है अब आगे उसके लिए कौन सी टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, और इसको कैसे गवर्नमेंट टैकल कर सकती है अपनी अपनी यूथ को या अपनी बाकी हर चीज़ को बचाने के लिए। तो ये इस क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सवाल आगे भी आ सकता है। इसके बाद हमारे पास इकोनॉमी आ जाती है पाकिस्तान की। ये दो तीन चीज़ों के ऊपर बेस कर रही है। इसमें आपने दो तीन चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है अभी, उसको किस तरीके से जो है ना इस हालत से निकला जा सकता है। दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉरेन डेब्ट जो है पाकिस्तान का, उसके बारे में आपको मतलब जो है वो पता होना चाहिए। हर चीज़ आपको, हर फिगर आपको पता होना चाहिए कि ये कितना है, कहाँ से कितना लिया हुआ है, और इसको किस तरीके से मैनेज कर रही है गवर्नमेंट, इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इवन हमारे यहाँ महंगाई क्यों बढ़ रही है, गुर्बत जो है वो ज़्यादा क्यों हो रही है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करनी होंगी। ये चीज़ें आपको इकोनॉमी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इसके। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान है जो लोन्स वगैरह लेता है, पाकिस्तान जो आईएमएफ के जो पैकेजेस उसके साथ चल रहे हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी या सवाल थी जो कि मैंने आपको बताया। तो आपने जब इस क्वेश्चन को तैयार करना है इकोनॉमी को, तो आपने इन एंगल्स को लाजमी तैयार करना है।
इनसे कैसे बचा जा सकता है, इससे रिलेटेड मेरा एक लेक्चर भी आएगा और मेरे कुछ नोट्स भी हैं, अगर वो आपको चाहिए हो, आपके पास नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते हैं। आगे चलते हैं एनर्जी क्राइसिस की तरफ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2013 से 18 तक जो एक पॉलिसी थी उसके बारे में भी एक मरतबा पेपर में सवाल आ चुका है। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर कर दूं, जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन को तैयार करना होता है, ख़ासतौर पे डोमेस्टिक क्वेश्चंस को, एक एक बात उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने उसमें जो हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए जो स्टेप्स लिए होते हैं आपको वो पता होने चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट की उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर पॉलिसी क्या है। जैसे कि अब वाटर की पॉलिसी की बात करते हैं, वाटर का टॉपिक आगे आएगा, तो अगर वाटर की बात करें, अब उसकी पॉलिसी पाकिस्तान ने 70 सालों के बाद अब बनाई है। जब ये खाकान अब्बासी जो है वो वज़ीर आज़म बने थे नवाज शरीफ के मतलब नाहल होने के बाद, उनके होते हुए इनकी गवर्नमेंट जब ख़त्म हो रही थी नून लीग की, तो इन्होंने एक डेढ़ महीना पहले, तकरीबन एक महीना पहले, मेरे ख्याल 25 दिन पहले, इन्होंने वो वाटर पॉलिसी जो है वो दी। उसमें 36-37 तकरीबन सेशन हुए प्रोविंसेस के और डिफरेंट के, और इनके आपस में मशवरे के बाद और प्लानिंग के बाद जाके इतने सालों के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी आई। अब उसके ऊपर कितना काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये आपको खुद देखना होगा। सो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप एनर्जी क्राइसिस की बात करेंगे तो आपको इसकी भी रीजंस पता होनी चाहिए कि इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, इसके सोल्यूशंस क्या हैं, इसके वो इम्पैक्ट्स क्या हैं, मतलब सोसाइटी के ऊपर, इसके ऊपर क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, किस तरीके से हो रहा है, और ये कैसे इकोनॉमी को, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने उस टॉपिक की ये चीज़ भी देखनी होती है कि वो इकोनॉमी से कैसे रिलेट कर रहा है। जब इकोनॉमी से रिलेट करेंगे उसके अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद आपने एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करनी है, पाकिस्तान के जो सी पैक के थ्रू चल रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी वो टॉपिक है जिसकी वो जान अभी भी नहीं छोड़ रहा, वो बार बार ये सवाल दे रहा है, क्योंकि सी पैक में एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने की बात की गई है। एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारी हम सी पैक जो है बहुत ज़्यादा बेस करी है, रोड्स वगैरह और ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी भी लगातार हर साल हर पेपर के अंदर, नहीं तो कम से कम एक पेपर के अंदर वो लाजमी दे रहा है, या करंट अफेयर में दे देगा या पाकिस्तान अफेयर्स में दे देगा। तो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर आपने ख़ास नज़र रखनी है, इस टॉपिक के ऊपर लाजमी आपने पढ़ना है। इसके लिए कौन से ऐसे नए मेथड हो सकते हैं कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस से बच सकता है, और ये चीज़ कैसे जो है वो इकोनॉमी को डिरेल कर रही है, ये चीज़ जो है आपने पढ़नी होती है। हर टॉपिक के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया कि जो गवर्नमेंट की जो स्टेप्स होते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो आपने बतानी है तो आपकी बचत होगी। आपने सजेशंस देनी है तो उसमें भी आपने डिफरेंट सजेशंस के साथ आपने एग्जांपल्स देनी है उसको, कोई फॉरेन कंट्री से इधर उधर देख के कोई उसकी एग्जांपल्स आप देंगे, आप कंपेयर कंट्रास्ट करेंगे चीज़ों को, तो तब आपको वो नंबर देगा, ऐसे वो कभी भी नंबर नहीं देगा। आगे चलते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज की तरफ। एक और हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर ऐसे भी आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, ये भी ना जो है रुकने वाला टॉपिक है, ये भी पेपर में आपका सामना करेगा लाजमी, या तो ऐसे में या फिर इस तरीके से। जिन लोगों का इन्वायरमेंटल साइंसेज है उन लोगों के लिए तो इसको कवर करना बहुत आसान होगा। क्लाइमेट चेंज जो है वो इसके इम्पैक्ट्स की बात करता है, वो इसके बारे में पूछता है कि इसके क्या जो है ना वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं इधर उधर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लोबल स्टेप्स क्या लिए गए हैं इससे रिलेटेड एक टॉपिक है करंट अफेयर में, वो कभी पेपर में नहीं आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये एक ऐसा टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर आप पढ़ लें तो आपने इस तरह के टॉपिक जो हमारे ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं इनमें लिखते हुए लाजमी उसका रेफरेंस देना है कि पाकिस्तान ने उसके लिए क्या किया। वो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है। वो सारी दुनिया के कंट्री जो है वो 15 साल के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट एक बनाया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर अमल कर रहे हैं कि हम इस तरीके से चलेंगे तो हम इन चीज़ों को अचीव कर लेंगे। पाकिस्तान वाटर में कहाँ उस हद तक उसमें काम कितना किया है, क्लाइमेट चेंज पे, एनर्जी क्राइसिस में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने उसका रेफरेंस लाजमी दे रहा है। वो इनडायरेक्टली वो सवाल तो नहीं आया कभी पेपर में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका रेफरेंस आपने तकरीबन हर सवाल में देना है। पाकिस्तान ने उसके लिए क्या काम किया है ये भी आपने बताना है। इसके अलावा ऐसे में उसका एक पॉइंट लाजमी लिखा जा सकता है, हर टॉपिक के ऐसे हर तरह के टॉपिक के अंदर लिखा जा सकता है तकरीबन। तो आपने इस एंगल से चीज़ों को लेना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी, जिसको COP कहते हैं, 21 हुई थी वो, और 21 से 26 तक अब तक हो चुकी हैं। और ये 21 से 26 तक कहाँ कहाँ हुई हैं, ये मेरे जनरल नॉलेज का एक लेक्चर है, उसमें भी आप सुन सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका होस्ट कंट्री कौन सा है, COP-23 कहाँ पर हुई है, 24 कहाँ पर हुई है, कौन से साल में हुई है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अफगानिस्तान के टॉपिक की बात करेंगे, वहाँ उसके लिए एक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कोई भी टॉपिक आप तैयार कर रहे होते हैं, उसके उस टॉपिक के लिए अगर
कुछ ग्लोबल बॉडीज़ ने या आपकी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिए हुए हैं, अगर आप उसको वहाँ ज़िक्र नहीं कर रहे, उसका नहीं बता रहे, तो इट मीन्स आपको वो नंबर नहीं देगा। इट मीन्स आपको फिर चीज़ों का सही तरह से पता ही नहीं है। अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो आपको पीस प्रोसेस का अगर नहीं पता तो आप कैसे लिख लेंगे? तो इसलिए आपको इन एंगल्स को, इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, जब पेरिस समिट हुई थी, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुई थी, जब पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था पेरिस में, फ्रांस में, तो पाकिस्तान ने नेक्स्ट चीज़ को रेटिफाई भी किया था। सो अब पाकिस्तान उसके लिए क्या कुछ कर रहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक सवाल आया कि जब क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्रीमेंट है, उससे यूएस ने जो है ना अपना इनखला कर लिया, यूएस से जो है ना उसने कहा कि हम इससे पीछे हट रहे हैं। तो ये ट्रंप के दौर में हुआ था, और ये बात याद रखिएगा ये किस डेट को हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोबारा ज्वाइनिंग के इनके क्या क्या सीन वगैरह बना, तो ये चीज़ मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है यूएनओ में। सो इस हिसाब से जो है वो इसकी इम्प्लीकेशंस दुनिया पे क्या हो सकती हैं, तो ये सवाल उसने पेपर में पूछा था, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम इलेक्शन प्रोसेस की तरफ। इलेक्शन जो है इसकी डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है, और ये वक्तन थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पीटीआई गवर्नमेंट ने, कि हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन उसमें जब इंट्रोड्यूस करवाई गई तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एतराज़ात उठा दिए। सो अब ये एक अहम डिबेट है, और ज़ाहिर बात है अब जब 2023 के इलेक्शंस होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ये आने वाले साल में, यानी कि अब जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, उस नेक्स्ट ईयर में ये पेपर में ज़रूर आएगा, किसी भी एंगल से वो इसके बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन रिफॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से जो है उसकी तैयारी कर लेनी है, ताकि आपको पेपर में अगर आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। अब ये टॉपिक वैसे नॉर्मली वो टॉपिक है जो पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक है, लेकिन वो यहाँ पर भी मैंने बताया है कि देता है, तो आपने इस एंगल से इनको तैयार करना है कि यहाँ पे किस किस तरीके से उसने दिए हुए हैं। हर पेपर के अंदर क्वेश्चन को करने का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो आपने इन चीज़ों को भी नोट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास एजुकेशन आ जाता है। पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो किस तरीके से चल रही है, गवर्नमेंट कैसे फंडिंग करती है, और गवर्नमेंट जो फंडिंग करती है, हम कहते हैं ना कि लो एलोकेशन ऑफ बजट है, यानी कि एजुकेशनल बजट जो है हमारा कम है, डिफेंस का ज़्यादा है, हेल्थ का कम है। तो अब इन चीज़ों को आपने कैसे ओवरकम करना है, इस चीज़ को कैसे, क्या हमेशा से ही हमारा जो जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर इंहिसार करता रहेगा? कब तक उनकी फंडिंग के लिए बैठे रहेंगे आप? आपको खुद भी तो कुछ करना होगा ना। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी चाहिए इनको। वो क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन एक दफ़ा पूछा जा चुका है। इसके बाद आपको पता है 2010 में जब जरदारी की गवर्नमेंट थी, उसने 2010 में 18th अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। 18th अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि शायद एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सेक्टर जो है ना वो ये दोबारा से जो है ना वो रीमर्ज होंगे या री इंजीनियरिंग की गई इनकी। तो लेकिन अगर देखा जाए, इनको रीस्टैब्लिश करने की बजाय इनके हालात बद से बदतर होते चले गए हैं। अब एजुकेशन के क्या हालात हैं, हेल्थ के क्या हालात हैं 18 अमेंडमेंट के बाद, ये आप जब आगे जाके पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। सो आपने, अगर आप एजुकेशन के टॉपिक को डिस्कस करना है तो लोग नहीं करते, लेकिन आपने ज़रूर करना है। आपने 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन के साथ क्या हुआ है, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। अब जो नई गवर्नमेंट आई थी, उसने पीटीआई ने उसने एक नेशनल करिकुलम के ऊपर जो है वो फोकस करना शुरू कर दिया, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद हमारा इशू अभी मेरे ख्याल से ये नहीं था। हमारा इश्यूज और भी बहुत ज़्यादा थे एजुकेशन सेक्टर को जो फेस करने पड़ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट का अभी जो करंट गवर्नमेंट है या जो आई गवर्नमेंट पीटीआई की, उसका फोकस नेशनल करिकुलम के ऊपर है, वन नेशनल करिकुलम पे। लेकिन उनके उनके इश्यूज़, वो इस टॉपिक को किसी और एंगल से नहीं देख रहे, वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर देख रहे हैं। सो हमें इन चीज़ों को भी जो है वो देखना है कि इसके अंदर एजुकेशन एक वाहिद ऐसा टॉपिक है जो कि तकरीबन हर 1-2 साल के बाद लाजमी रिपीट होता है। जैसा कि बाकी कुछ टॉपिक का मैंने बताया कि वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आते रहते हैं, तो आपने इस चीज़ को लाजमी फोकस करना है कि हमारे यहाँ किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को दिया जा रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन की क्या हालात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी है, अगर आप वो आर्टिकल लेना चाहें, पढ़ना चाहें, तो मुझे आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 0333678941 पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो नोट्स पढ़ के आपको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे एजुकेशनल सेक्टर में कौन से ड्रॉबैक्स हैं। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जब एजुकेशन से रिलेटेड बात करनी है तो आपको हायर एजुकेशन को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। हमारी हायर एजुकेशन जो है, जैसे कि HEC वगैरह की तरफ से क्या कुछ हो रहा है।
ये टॉपिक वैसे पाकिस्तान अफेयर्स का है और ऐसे का है, लेकिन करंट अफेयर में भी उसने दे दिया। इसके बाद गुड गवर्नेंस, ये भी मेनली टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। ये आपका जो है वो ऐसे का टॉपिक है, पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुड गवर्नेंस का। वो इसके बारे में पूछ लेता है कि इसकी क्राइसिस जो हैं वो कैसे हैं। इसको सम टाइम वो रिलेट कर देता है अकाउंटेबिलिटी या करप्शन के साथ। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, मैं दोनों को ही एक ही बात में मैं कवर कर देता हूँ कि गुड गवर्नेंस की जब आपने बात करनी है तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की भी बात होगी। जब आप करप्शन अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात होगी। हाँ, कुछ जगहों के ऊपर वो सवाल बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देता है आपको, वैसे सवाल उठा के दे देता है कि आपको जस्ट स्टेप्स लेने का कह देता है कि वो स्टेप्स बताएं जिनको हम यूज़ करते हुए करप्शन जो है उस एलिमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। या आप यूँ समझ लें कि वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी जो इम्प्लीकेशंस जो हैं, ये इसको इम्पैक्ट जो हैं वो क्या हो रहे हैं हमारी सोसाइटी पे, या हमारे जो है वो ओवरऑल जो है हमारे से वो चीज़ों को पूछ लेता है कि हमारी इकॉनमी जो है वो इससे इसके साथ कैसे लिंक कर रही है, इसकी वजह से कैसे डाउनफॉल आ रहा है इकॉनमी को भी। तो उसको किस तरीके से जो है ना वो इसने मतलब ख़राब किया है उस सेक्टर को। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। ये मैंने पहले ही बताया है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास याद रखिएगा, एक्चुअली टॉपिक जो है ये पाकिस्तान अफेयर्स का ही है, लेकिन वो करंट अफेयर में भी दे देता है। और ये एसए का भी टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म जो है उससे रिलेटेड वो आपको सवाल देता है। आगे चलते हैं हम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे पूछी गई है, स्ट्रेटजीज़ वगैरह, और गुड गवर्नेंस से रिलेट किया गया, मैंने पहले ही बताया था आपको। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वाटर इशू का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 2025 में हम पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा कंट्री बन जाएंगे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होगी। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेटजीज़ बनाने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। हमें ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। तो अगर देखा जाए तो इसके क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं पाकिस्तान के और इंडिया के आपस में वाटर की वजह से, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो आप जिस जिस डायरेक्शन से आप इसको लेंगे ये पाकिस्तान अफेयर्स में सवाल आता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद अफ़गानिस्तान से रिलेटेड मैं पहले ही बता चुका हूँ, पाकिस्तान का जो एक टॉपिक है वो ऑलरेडी आ चुका है। और ये मैंने ये भी बताया था कि आपने इस तरह के टॉपिक को जब कवर करना होता है तो आपने लोकल या जो ग्लोबल इनिशिएटिव हैं उनकी बात ज़रूर करनी है। जैसे कि एसडीजीज़ की बात की थी, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो कितनी इफेक्टिव है, आई तो लेट है लेकिन अब उसके ऊपर कितना काम हो रहा है। प्रोविंसेस के आपस में जो एक नेक्सिस है वो सही नहीं है, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का आपस में नेक्सस ठीक नहीं है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, आपने इन चीज़ों को देखना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है वाटर को, तो ये बताना है आपने। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो वाटर क्राइसिस है, वाटर इश्यूज जो हैं, वाटर स्कार्सिटी जो है, इसके ऊपर आप बात करेंगे। सो आपने जो मेन फोकस रखना है इस क्वेश्चन में ये दो तीन, एक तो इंडिया वाली बात रखनी है कि इंडिया के साथ भी हमारा वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो ये एक आप इस एंगल को देखेंगे। दूसरा जो बाकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके वाटर के, हमारे यहाँ पे डैम्स ना होने की वजह से हमारे यहाँ पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जैसा कि हम अगर देहातों में जाएँ तो वहाँ पे पानी जिस तरह दिया जाता है वो अपनी मर्ज़ी से मतलब दिया जा रहा है, कोई एक सिस्टम ही नहीं है। पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह से फिर उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि पानी अगर देना हो तो वो छोटे छोटे बंद लगा के जो है वो पानी दिया जाए। वहाँ पे जो है वो फुल एरिया को पानी जब दिया जाता है तो ऑब्वियसली पानी इस तरह ज़ाया भी होता है और ज़्यादा यूज़ होता है। सफ़ेदे का दरख्त है उसके बारे में कहा जाता है कि वो पानी बहुत लेता है, ठीक है। इस तरह चावलों के बारे में, तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी होंगी, ऐसे कुछ हमें कुछ काम करने होंगे जिससे जो है वो पाकिस्तान में वाटर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसकी फ़िल्ट्रेशन वगैरह के बारे में, पानी जो रेन होती है उसके पानी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उनको फ़िल्टर करना चाहिए। जैसा कि ये सर्विस स्टेशंस के ऊपर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल धोए जाते हैं, उन पानी का कुछ जगहों के ऊपर तो ये स्टेप लिया भी गया है लेकिन ज़्यादातर नहीं हुआ। दुनिया इन चीज़ों को कैसे देख रही है, वो किस तरह इसका हल निकाल रही है, तो हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें वो चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी, पेपर में लिखनी होगी, एग्जाम्पल्स देनी होगी। याद रखिएगा सीएसएस के पेपर में आपने मसला लिखना होता है, मसले का आपने फिर उसका हल भी अगर बताना तो साथ आपने एग्जांपल ज़रूर देनी है, आपने रेफरेंसेस ज़रूर देने हैं। अगर आप रेफरेंस देंगे और साथ आप फिगर्स भी बताएंगे कि इतना ये चीज़ है, इतना ये मसला हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बताएंगे, तो मेरे ख्याल से वो आपको पेपर में फ़ेल नहीं कर सकता, आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। जिन लोगों के नंबर आते हैं वो कोई आसमान से नहीं उतरे या कोई अलग चीज़ें नहीं लिख के आते, बस ये होता है कि वो थोड़ा सा उनका ये यहाँ उनका दिमाग इतना काम कर लेता है कि वो चीज़ों को बड़ा आप लोगों से या उन लोगों से जिनके नंबर नहीं आते उनसे थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं। वो अपना डाटा प्रोड्यूस करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। करंट अफेयर की कोई किताब नहीं होती, ये मैगजीन्स, ये जर्नल्स, ये न्यूज़पेपर्स, इन चीज़ों को आपको पढ़ के जो है ना फ़ायदा होता है। अगर आप ये देखें कि आप जस्ट किताबों से पढ़ेंगे करंट अफेयर हो जाएगा, ये जो किताबें मार्केट में पड़ी हुई हैं ना ये सिर्फ सेल करने के लिए हैं। ये सिर्फ जो है वो इसलिए पड़ी हुई हैं कि लोग बस देखते हैं कि फ़लाँ की किताब है बस उठा लो,
पता नहीं उसने उसके अंदर क्या लिख दिया होगा, और पता नहीं उसने वो हर साल उसको अपडेट भी करता है कि नहीं करता, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स सही भी दिए हुए कि नहीं दिए हुए। आप खुद तैयारी करें इन चीज़ों की, आपको फिर फ़ायदा होगा। वरना तो लोग अब बैठे हुए हैं कमाने के लिए, पैसा लेने के लिए छुरा लेके बैठे हुए हैं, आपको टोका लगा रहे हैं, वो तो ले रहे हैं पैसे। तो बात ये है कि आपने खुद थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी का मुजाहरा करना है, आपको खुद पता होना चाहिए कि हमने किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है। एसए के लिए, करंट अफेयर के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, पाकिस्तान अफेयर का जो हिस्टोरिक पोर्शन है उसको छोड़ के मैं कहता हूँ कि बाकी जितना करंट अफेयर बेस्ड चीज़ें हैं उनके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप न्यूज़पेपर का जो है ना वो सहारा लें, न्यूज़पेपर को पढ़ें मैक्सिमम। बुक्स वगैरह होती हैं, पढ़नी चाहिए, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के, अब ऐसे के लिए भी लोग पढ़ते हैं, होती है एक्सप्रेशन इंप्रूव करने के लिए, आपको बहुत सी चीज़ें उसमें पता लगती हैं, वो बुक्स हैं ऐसी, वो जनरल रीडिंग के लिए हैं आपके, वो मवाद वो डाटा आपके इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है जिस तरह कि मार्केट में लिखा हुआ कि कुछ फलां ऐसे जो हैं ये आप कर लो इससे आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। वो मटेरियल जो दिया हुआ वो इतना मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है वो। तो लोगों को ये चीज़ें देखनी होंगी, फिर जो है वो आप कामयाब हो सकते हैं। सो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की, और इसमें आपको बताया गया कि किस किस एंगल से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। डेमोक्रेसी की बात की गई है। डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी आता है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को वो कहता है पूछे जगह डिफरेंशिएट करो। इसके अलावा आपको वो ऐसे भी देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये सवाल आता है इसका। सो मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्या क्या एंगल्स हैं, किस किस तरीके से पूछा जाता है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जो है वो 18वीं तरमीम के बाद इसकी क्या सूरत हाल है, ये उसी चीज़ का ही उसने बात की हुई है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसका बहुत लिंक है डेमोक्रेसी के साथ। अगर हमारे यहाँ अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। तो ये उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें पूछता है, ये बड़ा जनरल सा टॉपिक है। आपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अब तक क्यों डिरेल हुई है, कौन कौन से जो है ना वो रीजंस बनी हैं, और इसको जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किस तरीके से जो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ये जो एक वर्ड है ना, ये पॉलिटिकल साइंस का जो एक सब्जेक्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस है उनको चाहिए कि डेमोक्रेसी को और पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन दो टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके लिए डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ रहे हैं, वो उससे रिलेटेड जो आपसे पूछ सकता है। आपको यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपका पाकिस्तान का इंडेक्स क्या, ये जो टॉपिक्स हैं जो ये मतलब जितने भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इनकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है पाकिस्तान की, उनमें आपने उसको लाजमी लिखना होता है पेपर में। लोग लेकिन नहीं लिखते कि वर्ल्ड रैंकिंग क्या है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, पाकिस्तान का करप्शन में कौन सा है, कौन सा है। फिर आपने उन्हीं चीज़ों के रेफरेंस देने होते हैं आगे जाके, उन्हीं चीज़ों को आपने साथ साथ बताना होता है। तो ये चीज़ है कि आपने चीज़ों को जब करना है, इन चीज़ों से इस तरीके से चीज़ों को सीखें कि आप हर चीज़ को बताएं। वहाँ पे सिक्योरिटी की बात होती है, तो आपको पता है कि 2019 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये भी वही टॉपिक है जो टेररिज्म से रिलेटेड है, लेकिन इसको मैंने सेपरेट कर दिया कि ये एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये उसी से ही लिंक करता है, इंटरनल सिक्योरिटी पाकिस्तान का जो है वो हाइब्रिड वॉर वगैरह, ये वो सारा कुछ टेररिज्म, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको भी आप इस तरीके से देख लेंगे। न्यू प्रोविंसेस की एक डिबेट चल रही है। साउथ पंजाब को कहा जाता है कि सूबा बना दिया जाए। पीटीआई ने बहुत ज़्यादा वोट लिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा सीटें निकाली हैं इस बेस पे कि हम आपको सूबा बना के देंगे। अभी तक सूबा तो खैर नहीं बना, लेकिन वहाँ पे ये है कि अलहदा से एक सेक्रेटरीट काम करना शुरू कर दिया है, ताकि वहाँ का जो काम शाम जो है उनको अलहदा से एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर संभाला जा सके, लोगों को लाहौर ना आना पड़े। तो ये चीज़ जो है मतलब थोड़ी सी की गई है, इनिशिएटिव लिया गया है। अब ये जो डिबेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपने ये देखना है कि इसको अगर सूबा बनाया जाए तो किस बेस पे बनाया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे या किसी और रीज़न की बेस पे आप समझते हैं कि बनाया जाए। ये डिबेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सवाल ऐसे भी आ चुका है, क्वेश्चन भी आता है, और ये अब फिर आएगा क्योंकि अभी डिबेट दोबारा शुरू हो गई है। इलेक्शन की मैंने बात की, मैंने इसकी बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, तो ये वो टॉपिक हैं जो कि मतलब आते रहते हैं। इनको आपने क्या करना है, पूरा साल ही पढ़ना है आपने। इनको आप पढ़ते हैं, आपका ये टॉपिक कवर भी हो जाता है, तो आपने इसके ऊपर फिर भी कोई आर्टिकल आता है, कहीं पे कोई जर्नल आता है कोई, इसमें आप पढ़ लेते हैं। आपने उसमें से वो पॉइंट्स निकालने की कोशिश करनी है जो आपने पहले तैयार किया उसमें से नहीं है। बस वो कितने निकलेंगे, वो 1 2 2 3 4 5 टॉपिक पॉइंट्स निकल जाएंगे, 2 4 5 6 10 लाइनें निकल जाएंगी। आपने उनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, अपने पास रख लेना है। अपने पास रजिस्टर आपका 10 12 15 पेजेस का एक होना चाहिए, जिसमें पूरा साल आपने डाटा जमा करना होता है, लिखना होता है। लेकिन वो बड़ा प्रिसाइजली होता है, प्रिसाइजली लिखना होता है। आपने कम से कम जब एक ही रीडिंग
आप लिखने लगे हैं, एक रीडिंग के बाद आप लिखने लगे हैं, नोट करने लगे हैं, तो कोशिश करेंगे वही 2 4 5 6 8 10 लाइनें लिखें। ये नहीं है कि बैठ के 2 पेजेस एक दफ़ा में लिख दें। इतना नई चीज़ें नहीं होती कभी भी एक आर्टिकल के अंदर। बहुत रेयर होता है कि कोई आर्टिकल बहुत अच्छा, उसके अंदर उसने बहुत ही अच्छी कुछ डेफिनेशन या कोई चीज़ दी है, वरना वही बातें वो रिपीट कर रहा होता है, सिर्फ उसकी डिक्शनरी के अंदर उसने वर्ड चेंज किए होते हैं। मैंने कुछ और डिक्शनरी के वर्ड यूज़ किए होंगे, मेरा एक्सप्रेशन शायद लिखने का कुछ और होगा, बातें वही होंगी, कुछ बातें मैं नहीं डाल दूंगा, और किसी और बंदे ने लिखा होगा तो वो मेरी वाली ही या किसी और वाली ही बातें उसने अपने अल्फाज में लिखी होंगी, वही चीज़ें होती हैं। लेकिन वो हो सकता है कोई नया टच दे दे, कोई अच्छी कॉजेज़ बता दे वहाँ पे, या कोई सजेशंस दे दे आपको, या कोई ऐसी बात बता दे कि वर्ल्ड बॉडीज़ के बारे में बता दे, या किसी कंट्री का रेफरेंस दे दे। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपने वो कैच करनी होती हैं न्यूज़पेपर में। सो ये प्रोविंसेस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रोविंसेस हैं, कितने कंट्रीज़, किस किस कंट्री के। सो मेरा एक पीडीएफ है जो कि मैंने करंट अफेयर एमसीक्यूज़ बेस्ड, मेरा एक मतलब वो है, नोट्स हैं मेरे, उनमें मैंने एक मतलब कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट है जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोविंसेस हैं, मतलब उनका रेफरेंस दिया हुआ है। जैसे तुर्की का रेफरेंस है, चाइना का है, इंडिया का है, इसके अलावा बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस हैं। तो उन कंट्रीज़ का मतलब बताया गया। मेरे ख्याल से रवंडा था या पता नहीं कौन सा, बोस्टवाना, इस तरह का कोई कंट्री था शायद, उसमें सबसे ज़्यादा हैं, वो अफ्रीकन कंट्री था आई गेस। तो आपने मतलब ये चीज़ें देखनी होती है, फिर वहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो स्ट्रक्चर है, तो आपको इस तरह की एग्जांपल देनी होंगी। आर्म्ड रेस के बारे में मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब जो है वो अमेरिका और जैसा कि इनका एक आपस में टसलबाजी शुरू हुई, चाइना की या पाकिस्तान और इंडिया की, तो इस तरह फिर एक आर्म्ड रेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, लेकिन इतना ज़्यादा पेपर में कभी आया नहीं है ये, लेकिन उसने डिफरेंट वेज के अंदर इसको दिया। ये जो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके ऊपर ऐसे आएगा भी और आया भी है मेरे ख्याल से। ये आने वाले टाइम के ऊपर ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा। सो वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी हम बात कर चुके हैं कि चाइना के इमर्ज होने के बाद जो है, और कोविड जो आया है, ये कोविड भी एक अलग टॉपिक है। इसको आप वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आप डैश कोविड भी समझ लें। आपको वर्ल्ड ऑर्डर पे कहीं पे सवाल है, मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ पे आप चाइना वाले उसमें ले जाएं, उसको चाइना और अमेरिका वाले रिलेशन के अंदर वहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर को ले जाएं, या रशिया वाले क्वेश्चन में ले जाएं। यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन मैंने इसको अलग फिर भी लिख दिया ताकि आपको एक दफ़ा एंड पे जाके बता दिया जाए कि आप ये अलग टॉपिक है, इसको आपने उनके पर्सपेक्टिव से तैयार करना है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन जो कोविड है, आप इसको उसका सब टॉपिक बना लें बेशक। कोविड के साथ आप लिंक कर दें ग्लोबलाइजेशन को, कोविड के साथ आप लिंक करें वर्ल्ड ऑर्डर को। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर सवाल बना दे आपको। कोविड का और ग्लोबलाइजेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक है। ग्लोबलाइजेशन टॉपिक अभी पेपर में नहीं आया, लेकिन एसेज के परस्पेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा है। तो आपने इस चीज़ को इस एंगल से, इस तरीके से जो है ना वो करना है। तो इसमें जो है सारे तक टॉपिक्स आपको तकरीबन मैंने करवा दिए हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। हमारा जो मतलब जो लेक्चर था वो ख़त्म हो गया है। आपको अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हों किसी चीज़ के ऊपर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप फीडबैक जो है वो नहीं देते। कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। आप लोग फीडबैक दिया करें, बताया करें, ताकि अंदाज़ा हो सके कि अगर हमारे पढ़ाने में, बताने में, या कुछ एक्सप्लेन करने में ये कोई चीज़ रह गई है, या कोई चीज़ आपको हम बता नहीं सके, तो आपको बताया जा सके। आप कोशिश करें कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है, आप हमें उसके लिए, उससे रिलेटेड आप मैसेज कर दें। आपको जो है वो इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई वीडियो बना के दी जाएगी, या आपको जो है उसका कोई प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। सो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और ये मैक्सिमम लोगों तक जो है वो इस बात को पहुँचाएँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले एक बात, इसके बाद अब हमारा पहला लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह अपलोड होगा, जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन किया करेंगे। और हो सकता है कि इंशाल्लाह हम बड़ी जल्द एक डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल जो एनालिसिस है, हम लोग वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। डेली एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल या कोई एडिटोरियल या किसी एक ऐसे पार्ट से या किसी टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन हुआ करेगी, जिससे जो है ना आपके करंट अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, और वही चीज़ें आपको बाकी सब्जेक्ट में भी काम आएगी। और मैं वहाँ पे बताया करूँगा कि आपको ये टॉपिक जो है, ये जो मैंने बताया है चीज़ें, ये आपको किसी और जगह पे कैसे हेल्प आउट हो सकती हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।